नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के इस खास शो में आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव के पहले चरण के मतदान में बहुत कम वक्त बचा है और उसके साथ ही इस वक्त जिस तेज़ी के साथ में बिहार में सियासत बदल रही है, बयानबाजी तेज़ हो रही है, उसने ये तो बता दिया है कि इस बार बिहार के नतीजों में बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। मैं आपसे पहले सीधा सवाल पूछूंगा। आप कह रहे हैं कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो नीतीश कुमार को आप जेल भेज देंगे। जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं वही बात कह रहा हूँ जो जनता कह रही है। आप एक भी कोई ऐसा बिहारी मुझे दिखा दीजिए जो इस बात को नहीं मानता हो कि 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी बिहारी से, और बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप इसमें सर्वे करा लीजिए। आप चले जाइए जनता के बीच में और कोई एक भी व्यक्ति बोल दे कि 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कमीशन तक लोग बताते हैं कि कौन सी नली गली में कितना कमीशन जा रहा है, किसमें 40% जा रहा है, किसमें 50% जा रहा है, यहाँ तक लोगों को जानकारी है। तो क्या मेरे मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं होगी? आपके पास कोई ठोस सबूत है इस बात का कि करप्शन हुआ? आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी चीज? देखिए, जब जनता इस बात को इतनी प्रमुखता से बता रही है और जब 12 करोड़ बिहारी बता रहे हैं तो जांच तो इसमें होनी चाहिए ना। और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि जांच करवाएंगे, हम लोग जांच करवाएंगे। पर जो मुख्यमंत्री प्रदेश का है, जिसकी जनता का हर एक व्यक्ति इस बात को बोल रहा है कि भैया भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो मैं भी तो जांच की बात कर रहा हूँ। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। और कोई उसके बाद अगर कोई भी दोषी होगा, छोटे से छोटा अधिकारी या मुख्यमंत्री खुद स्वयं, तो जेल तो जाएंगे, सजा तो मिलेगी। पर आप भी तो सहयोगी रहे हैं उनके, आप भी तो एनडीए का हिस्सा रहे हैं उनके। कितनी देर के लिए? क्यों? चुनाव आपने साथ मिलकर लड़ा उनके, लोकसभा का एक बस चुनाव। हाँ। उसके पिछले जो 15 साल, जब से हम लोग की पार्टी बनी है पिछले 20 साल, और जब से मुख्यमंत्री है पिछले 15 साल, निरंतर लोक जनशक्ति पार्टी इनके विरोध में रही है। कभी भी 2004 का लोकसभा या 5 का विधानसभा या 9 का लोकसभा या 10 का विधानसभा या 14 का लोकसभा या 15 का विधानसभा, हमेशा हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हम लोग खिलाफ रहे। एक सेकंड, पूरा परिप्रेक्ष्य समझाने दीजिए, क्योंकि मेरी मजबूरी थी इनके साथ जाना। 2017 में रातों रात ये महागठबंधन छोड़कर एनडीए का ये हिस्सा बने। उस वक्त हम लोग पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी से उस वक्त अलग होने का कोई कारण नहीं था और लोकसभा के चुनाव सर पर थे। पर हाँ, खटास वहीं से ही शुरू हुई। पहली बात तो मैं इनकी विकास की नीतियों से मैं कभी सहमत नहीं था, बट जिस तरीके से लोकसभा में इन्होंने हम लोग के साथ विश्वासघात किया, हम लोग की हर सीट को हराने का इन लोगों ने काम किया, तो कभी एक तर्ज पर, तो एक प्लेटफॉर्म पे तो हम लोग थे ही नहीं कभी, ना नीतीश कुमार जी ना लोक जनशक्ति पार्टी, कभी भी नहीं। पापा कभी इनके साथ अलायंस में नहीं रहे, पापा ने कभी इन लोगों के इनके साथ। पर कभी उनकी तरफ से ऐसी बात भी निकल कर नहीं आई जैसी बात आप कर रहे हैं। कैसी बात? आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार करते हैं, आप कह रहे हैं कि उनको जेल भेज दिया जाएगा, आप ऐसी बात? अच्छा, एक सेकंड, आप मुझे बता दीजिए और अपने तमाम साथियों से, सहयोगियों से, लोकल जितने भी आपके रिपोर्टर्स हो, आप मुझे बताइए, क्या 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या बताइए। नहीं, मैं तो आप फीडबैक तो आपके पास भी होगा ना। आप भले ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे नहीं, बट फीडबैक आपके पास भी मैं तो तब होगा। बोल पाऊंगा जब मेरे पास कोई सबूत या दस्तावेज होगा। नहीं, देखिए, तो इसलिए जांच की मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं भी तो जांच की बात कर रहा हूँ। मेरा मैनिफेस्टो आप पढ़िए, मैंने उसमें यही बात तो मैंने लिखी है कि इसकी जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको जेल भेजा जाएगा। और मुख्यमंत्री भी दोषी होंगे तो उनको भी जेल भेजा जाएगा। क्यों नहीं भेजा जाएगा? जस्ट बाय द वर्च्यू की चीफ मिनिस्टर हैं, उनके लिए कानून अलग हो जाएगा क्या? उनको आप जेल नहीं भेजेंगे क्या? एक पिछले भी मुख्यमंत्री हमारे जेल में हैं, उन्होंने भी जंगल राज के वक्त जो जो उन्होंने काम किए उसकी सजा वो भी पा रहे हैं। ये 15 साल इन्होंने भी जो कारनामे किए हैं, अगर उसमें गलत होंगे, गलत नहीं होंगे, दोषी नहीं होंगे, तो ठीक है भैया, जांच में सामने आ जाएगा। फिर इनको चिंता किस बात की, बौखलाहट किस बात की है? बट अगर दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। अब 48 घंटे से भी कम वक्त बचा हुआ है पहले चरण के मतदान के लिए। चिराग पासवान के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कौन सी है, जिसको वो चाहते हैं कि इनको तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा? 2 लोग हैं आपके सामने, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। देखिए, मैं तो नीतीश कुमार, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। बट इसका मतलब अगर आप ये गलती से निकाल लें कि तेजस्वी इसके चक्कर में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो भी नहीं होने वाला। मैंने डे 1 से कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड क्लियर करके रखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। लिटरली ट्रू सेंस में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी भाजपा के नेतृत्व में, प्रदेश में ही भाजपा के नेतृत्व। पर आप ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि 2 प्रतिद्वंदी में आप नीतीश कुमार, अगर बारी आएगी तो नीतीश कुमार को नहीं बनने देंगे। आप ऑप्शन यही तो दे रहे हैं। आप मुझे 4 ऑप्शन और दीजिए, मैं फिर भी बताऊं। बताइए। और इसके आप ऑप्शन मुझे 50 दे दीजिए, मैं नीतीश कुमार ही बोलूंगा, क्योंकि 15 साल से सत्ता में नीतीश कुमार ही हैं। 15 साल में जो बिहार बर्बाद हुआ उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार है। 15 साल में जो पलायन हुआ उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार है। बिहार में जो भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार है। पर आपको नहीं लग रहा कि आपके सारी चीजों से सबसे ज्यादा अगर किसी आदमी को फायदा मिल रहा है तो वो तेजस्वी यादव?
क्यों मिल रहा है भाई, बताइए ना मुझे क्यों। जस्ट बाय द वर्च्यू आप सोचते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, कैडर बेस नहीं है, और लोक जनशक्ति पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि इसका लाभ हम लोग को मिले। हम लोग, आप भी वही भाजपा की भाषा बोल रहे हैं ना कि हम लोग वोट कटवाई हैं, वोट कटर ही हैं हम लोग। क्यों इसका लाभ मुझे नहीं मिल सकता? मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। नहीं, आप मुझे फिर ये बताइए ना कि इसका लाभ तेजस्वी को क्यों मिलेगा, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? ग्राउंड पर जब आप जा रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी की जब आप बात करते हैं और जब सरकार के विरोध में लोग खड़े होते हैं, उस वक्त में एक विपक्षी पार्टी और एक जो आप सहयोगी थे, अब विपक्ष के तौर पे सामने आ रहे हैं। विपक्षी हूँ। हाँ, पहले थे, लेकिन अब आप विपक्ष के तौर पे सामने आ रहे हैं। चुनाव तो विपक्षी के तौर पे लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विपक्ष को अगर लाभ मिलेगा तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ। लेकिन इस वक्त जिस तरीके के वोट परसेंटेज, जिस तरीके की रैलियों में भीड़ तेजस्वी यादव की देखने को मिल रही है, मैंने देखी हुई आपकी बिल्कुल रैली देखी, लेकिन मेरी आपने रोड शोज देखे? मैंने बिल्कुल देखे आपके। तो कहाँ से कम आपको दिख रहे हैं, मुझे ये भी बता दीजिए। मैं क्यों सिर्फ उनकी रैली में भीड़ आपको दिख रही है? अगर मेरी रैली में भी आपको दिख रही है तो वो भीड़ मेरे वोटों में क्यों नहीं आ सकती है, और उसका लाभ मुझे क्यों नहीं मिल सकता? इसका लाभ सिर्फ किसी और को, मैं क्यों किसी की बी टीम ही रहूँगा, या मैं किसी को लाभ पहुँचाने के लिए करूँगा? लोक जनशक्ति पार्टी की अपनी स्टैंडिंग क्यों नहीं हो सकती? मैं भाई अपनी नीतियों के साथ जा रहा हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ मैं जा रहा हूँ, और आप सर्वे कराइए ना, जाइए ना, जनता से पूछिए, और 10 तारीख कितनी दूर है अपने आप पता चल जाएगा। अभी तक के जो आपने दौरे किए हैं, जितनी रैली की है, कितनी सीट अभी आप मान के चल रहे हैं अपने लिए? देखिए, संख्या का कोई भी जिक्र करना ना मैंने कभी किया, ना मैं कभी करूंगा। मुझे लगता है बिहारियों की बुद्धि को चुनौती देते हैं कोई भी संख्या बोलना। हाँ, एक मोटा मोटी जो समीकरण दिखता है बनता वो ज़रूर स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, ये बात स्पष्ट है। क्या मुद्दों पर इस बार चुनाव है, या फिर जातिगत चुनाव जो कि बिहार के लिए हमेशा कहा जाता है, वो हावी आपको दिखाई दे रहा है? और मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ये बात मैं आरजेडी की तरफ से बात उठाते हुए देख रहा हूँ। जिस तरीके से अब वहाँ पर जातीय समीकरण बनाए जा रहे हैं या बनते दिख रहे हैं, आपको लगता है कि मुद्दों पे ज़्यादा वोट होगा, या फिर? मैं चाहता तो ज़रूर हूँ, मेरा नैरेटिव तो ज़रूर मुद्दों पर है। मैं रोज़गार की बात करता हूँ, मैं पलायन की बात करता हूँ, मैं भ्रष्टाचार की बात करता हूँ, मैं क्राइम की बात करता हूँ। मेरे भाषण अगर आप देख लें तो मैं तो सिर्फ मतलब मेरा नैरेटिव ये है, मैं चाहता हूँ, और तभी मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ आया हूँ। मैं अपनी जनता को भी यही बोलता हूँ कि अगर बिहार में कोई एक जाति है तो सिर्फ गरीब ही की जाती है, और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मज़हब के लोग हैं। हम लोग को हर किसी की बात करनी होगी। तो मैं ज़रूर जनता के बीच अपने सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडा, और मुझे नहीं लगता कि चुनाव में इसके अलावा कोई और एजेंडा होना चाहिए। जातीयता में मैं खुद विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं खुद नहीं मानता हूँ, और मैं खुद चाहता हूँ कि सब एक होकर बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ें, बिहारियों के लिए लड़ाई लड़ें। पर जातिगत आधार पर अगर समीकरण बनते हैं और चुनाव होते हैं तो तेजस्वी यादव को अच्छा फायदा बनता दिख रहा है आपको? देखिए, मुझे नहीं पता, मैंने इस तरफ से इस दिशा में मैंने सोचा ही नहीं। मुझे ये पता है कि मेरे बिहारी युवा परेशान है कि उनको यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता। मेरे युवा परेशान है कि उनको 5 साल की डिग्री, 3 साल की डिग्री उनको 5 साल में मिलती है। यहाँ पर कोई नया कारखाना नहीं खुला, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बद से बदहाल होता जा रहा है। जो बिहारी बाहर प्रदेशों में रह रहे हैं उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो मेरा कंसंट्रेशन उस दिशा में। चिराग पासवान 2020 का चुनाव लड़ रहे हैं या 2024 और 25 की तैयारी कर रहे हैं? आज तो 20 का चुनाव लड़ रहा हूँ, 20 का। 24 और 25 की तैयारी इसको अभी नहीं माना जाएगा? नहीं, मेरी तो 50 साल की राजनीति है, भविष्य को तो ध्यान में रखूंगा ही ना। मैं ये थोड़ी कि आज चुनाव लड़ने के बाद 24 या 25 में मैं ख़त्म हो जाऊंगा या नहीं रहूँगा। चुनाव तो उस वक्त भी लड़ूंगा, पार्टी है मेरी। तो पर फिलहाल तो मेरा ध्यान पूरा केंद्रित 2020 के चुनाव के लिए। बिहार की सियासत को जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो 2 नाम सामने आते हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। ये दोनों लगभग अब मान के चल रहे हैं कि जिस स्थिति में है उसको देखते हुए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, तेजस्वी यादव, और दूसरा चेहरा जब हम युवाओं के तौर पर देखते हैं तो चिराग पासवान। तो क्या 24 और 25 में ये 2 चेहरे आमने सामने होंगे? फिलहाल 2020 की बात करते हैं ना, क्यों इतना आगे जाने की ज़रूरत है? भविष्य के घर में क्या है क्या किसी को नहीं पता। मुझे पता था कि पापा आज इस बार चुनाव में मेरे साथ नहीं रहेंगे। मैंने तो पूरी चुनाव की तैयारी इन्हीं को अपने साथ समझ कर की थी ना। तो भविष्य की बातें भविष्य के घर में रहने देते हैं, फिलहाल चिंता 2020 के चुनाव की करते हैं। वक्त पड़ा, ज़रूरत पड़ी तो क्या तेजस्वी यादव से हाथ मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को मैं बहुत क्लियरली मैं कह देता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। इसकी सरकार बन जाए इसलिए हम लोग अलायंस कर लें, या इसकी सरकार बच जाएगी इसलिए हम लोग समर्थन कर दें, कभी भी नहीं। लोकसभा के चुनाव रहे, विधानसभा के चुनाव रहे, हमने हमेशा प्री पोल अलायंसेस किए हैं। आज भले प्री पोल अलायंस नहीं हो, बट मैंने अपना समर्थन क्लियरली मैंने अनाउंस कर रखा है कि मेरे जीते हुए विधायक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को अपना समर्थन देंगे, और मैं अपने उस स्टैंड पे आज भी बरकरार हूँ। 10 तारीख को भी आप पूछेंगे तो मेरा यही। बीजेपी का मुख्यमंत्री बन पाएगा जो हालात आपको देख के लग रहे हैं? बिल्कुल, मेरा तो विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। आप ये मान के चल रहे हैं? जी।
10 तारीख के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है, आप बार बार प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ से कहा जाए कि अब समर्थन दे दीजिए, ज़रूरत है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे तब? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इस बात को क्लियर कर दिया कि मुख्यमंत्री के नाम पर या महागठबंधन के किसी नेता के नाम पर, और आपको क्लियर करने के लिए मुख्यमंत्री या महागठबंधन के किसी भी नेता के नाम पर मेरा समर्थन नहीं होगा। मेरे विधायक अगर समर्थन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के। उसमें कोई चॉइस आपकी, कोई नहीं, विकल्प बिल्कुल आपका? भाजपा अपनी तरफ से जिनका भी नाम सामने रखना चाहे, मेरे विधायक जिनके भी नाम का समर्थन करें। चिराग, ये डेडिकेशन को है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है और लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि वो बीजेपी जैसा कहेगी मैं तैयार हूँ, बिना शर्त जाने के लिए तैयार हूँ, प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए आप तैयार रहते हैं हमेशा, लेकिन वो बीजेपी आपसे लगातार दूरी बना के रख रही है, लगातार कह रही है कि भाई इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। आपके लिए वोट कटुआ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो ये किस चीज़ का आपका प्यार है, ये कैसा प्यार है? मेरा प्यार से मेरे प्रधानमंत्री के लिए। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए मैंने कहा, जिस तरीके से उन्होंने वोट कटवा का शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले तक पापा के साथ मंत्रिमंडल की बैठकें अटेंड कर रहे थे, पापा के निधन के बाद लंबे लंबे ट्वीट्स उनको श्रद्धांजलि देते वक्त लिख रहे थे, और आज उन्हीं के बारे में वोट कटवा। मैं इस बात को क्लियर कर दूं, मेरी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ये कन्फ्यूजन जानकार होने के बावजूद इस बात को लेकर किसी को हो सकता है। मेरा समर्पण, मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी और उनकी विकास की सोच के साथ है। मेरे व्यक्तिगत संबंध मेरे प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे हैं, और क्यों नहीं हो। जब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था उस वक्त मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े थे। जब पापा आईसीयू में थे, आईसीयू से लेकर उनके अंतिम सांस तक, जो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा, मेरे प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हुए थे, मेरे साथ खड़े हुए थे। जिस वक्त मेरे मुख्यमंत्री को पता भी नहीं था कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, उनको मालूम भी नहीं था, उनको जानकारी भी नहीं थी, उस वक्त ये प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े हुए थे। आज जस्ट बिकॉज कि मैंने एक अलग राह ले लिया तो मैं क्या करूं, मैं प्रधानमंत्री की आलोचना करने लग जाऊं रातों रात, मैं इनके विकास के कार्यों को बुरा करने लग जाऊं? नहीं भैया, मेरा विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर, और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व हमेशा देश को भी मिले, प्रदेश को भी मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को तो मैंने निरंतर इस बात के लिए मैंने कहा भी था कि जिस तरीके की शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं वो गलत है, पर मेरा व्यक्तिगत संबंध मेरे प्रधानमंत्री के साथ है, मेरी आस्था मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर है, मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर है। वही कारण थे कि मैं 2014 में एनडीए का हम लोग हिस्सा बने। 2014 में भी मेरे पास विकल्प था। उस वक्त जिस तरीके से नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी के नाम पर उन्हीं का हाथ छटक कर गए थे और उन्हीं के सामने प्रधानमंत्री बनने के, प्रत्याशी बनने का, उम्मीदवार बनने का वो कोशिश भी वो कर रहे थे, तो उस वक्त भी मेरे पास विकल्प था कि या तो मैं प्रधानमंत्री जी के साथ जाता या मैं मुख्यमंत्री के साथ जाता। उस वक्त भी मैंने मेरे प्रधानमंत्री को चुना था, आज भी मैं उन्हीं को चुन रहा हूँ और मैं उनके साथ था, रहूँगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं और उसके बाद अगर 10 को वो कह देते हैं कि सहयोग कर दो, तो आप अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी इतना जानते हैं, वो मुझे पता है कि मुझे ऐसे किसी धर्म संकट में डालेंगे नहीं। मेरी लाइन को भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, मुझे लगता है कि लंबे समय से, जब से मैंने बिहारी फर्स्ट यात्रा शुरू की, मेरी लाइन तब से क्लियर है। मैंने ये थोड़ी कि आज चुनाव शुरू हुए तो मैंने मुख्यमंत्री की आलोचना करनी शुरू कर दी। मैं आज से नहीं, मैं निरंतरता में उनके ऊपर उनसे सवाल उठा रहा हूँ। जब मैं उनके साथ तथाकथित, जब लोग कहते हैं कि हम लोग साथ में थे, उस वक्त भी मैंने उनके ऊपर सवाल उठाए थे और मैं निरंतर उठाता रहा हूँ। बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आरजेडी अगर तेजी से बढ़ती है, सामने आती है, तो जो स्थिति आज से 15 साल पहले थी प्रदेश में, वो हालात फिर से बन सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। आप मानते हैं बात? बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मैं इस बात को मानूँ ही क्योंकि आरजेडी वापस आएगी। भाई, मैं तो एक चीज़ को लेकर विश्वास के साथ उसी राह पर चल रहा हूँ ना। मैं क्यों अपने माइंड को भटकाऊं, या मैं क्यों कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसे ही क्रिएट करूं जो मेरी स्ट्रेंथ को, मेरे विजन को, मेरी एनर्जीज़ को डाइवर्ट करे। मैं मानकर चल रहा हूं कि भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि राजद की अगर सरकार बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में भी कौन सा बेहतर है? आज भी वैसे ही हत्याएं हो रही हैं, आज भी वैसे ही अपहरण हो रहे हैं, लूटमार, डकैती, प्रत्याशियों तक की हत्या हो जाती है चुनाव में। बक्सर में, मुजफ्फरपुर में जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, तो हालात तो आज भी उतने ही बदतर हैं। आप जब बाहर जा रहे हैं, युवाओं से खासतौर से मिल रहे हैं, पिछले इलेक्शंस और इस इलेक्शंस में कुछ चेंजेस आपको वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आ रहा है? उत्साह, नेक्स्ट लेवल का उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है। मैंने कभी किसी विधानसभा के चुनाव में, 2014 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी के लिए मैंने ज़रूर इस तरीके का उत्साह मैंने देखा था, पर जो उत्साह मुझे देखने को मिल रहा है, जोश देखने को मिल रहा है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे ट्विटर पे जाएं। मैं रोज़ अपनी मीटिंग के मैं वीडियोस उस पर अपलोड करता हूँ, फ़ोटोज़ नहीं डालता,
किसी एक ऐसे एंगल से कि भीड़ दिखे या वो दिखे, वीडियोस डालता हूँ, वीडियोस आप अच्छे से उसको एग्जामिन कर सकते हैं। लोगों का उत्साह जो दिख रहा है, भीड़ जिस तरीके से सभाओं में दिख रही है, और एंगर, वो आक्रोश जो मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ दिख रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये सिनेरियो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, और ये मेरे विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाता है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक भारी संख्या में जीतेंगे। हम लोग जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री जी की पार्टी के प्रत्याशियों से बहुत ज़्यादा संख्या पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और इसीलिए मेरा स्ट्राइक रेट भी, मेरा विश्वास है कि बहुत अच्छा रहेगा, और भाजपा लोजपा मिलकर सरकार हम लोग बनाएंगे। बस आखिरी सवाल अब आपसे पूछूंगा कि चिराग पासवान अब राज्य की सियासत में रहेंगे या फिर दोबारा केंद्र की तरफ चले जाएंगे? देखिए, मैं ज़रूर, मेरा कारण ही राजनीति में आने का बिहार ही रहा है, और जिस तरीके से बिहार हर बीते साल के साथ बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा हो रहा है, पलायन इतना ज़्यादा यहाँ पर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से यहाँ का ध्वस्त हो गया, रोज़गार की कोई अवसर नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ ही मना कर दिया कि अब इंडस्ट्रीज़ आ नहीं सकती, लैंडलॉक्ड है इलाका, तो रोज़गार के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। मेरा राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण ही बिहार की बदहाल स्थिति थी। दिल्ली में रहा, मुंबई में मैंने काम किया, मैंने करीबी से देखा है कि बिहारियों को किस तरीके से अपमानित किया जाता है दूसरे प्रदेश में। क्यों ज़रूरत पड़ती है बिहारियों को दूसरे प्रदेश जाने की? मैंने कभी नहीं सुना कि कोई मुंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोज़गार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, और वहाँ अपमानित किया जाता है। बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया था। मैं बार बार बिहारी शब्द में बोलता इसलिए हूँ क्योंकि बिहारी अस्मिता की मेरी लड़ाई है। मैंने अपने नाम के आगे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैंने युवा बिहारी मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि लोग कतराने लग गए थे अपने आप को बिहारी बुलाने के लिए। कोई पंजाब का व्यक्ति को इशू नहीं होता, उसको पंजाबी बुलाए, महाराष्ट्र के लोग घर से बोलते हैं मैं मराठी हूँ, तो क्यों बिहारी शब्द को इतना बदनाम कर दिया गया था? कौन जिम्मेदार है? यही लोग जिम्मेदार है ना बिहार की बदहाल तस्वीर देश भर में सामने रखने के लिए। तो यस, डेफिनेटली मेरी प्रायोरिटी अब स्टेट है। मैं चाहता हूँ, और मेरा तो विज़न है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को पहले पायदान पर लेकर जाना, ये मेरा विज़न है। पापा की अंतिम इच्छा है, उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी, तो उसको पूरा करना मेरा लक्ष्य है। तो सेंटर में आप एनडीए के अलायंस में अभी भी हैं? जी बिल्कुल। अगर वहाँ मंत्री पद मिला तो? पहले बिहार का चुनाव कर लेते हैं ना पूरी तरीके से, पहले इसको पूरा करते हैं। आप विकल्प खोल के रख रहे हैं अभी? आप विकल्प खोल के रख रहे हैं अभी? मैं विकल्प खोल के नहीं रख रहा, मेरी परिस्थिति समझे। मेरे पिता के निधन को 2-4 घंटे नहीं हुए थे और मैं चुनावी प्रक्रिया में लग गया था। पापा की बॉडी अभी घर पे भी नहीं आई थी और मैं बैठा सूची तैयार कर रहा था। सोचिए मेरी मानसिकता कि मैं किस दौर से मैं गुजर रहा हूँ। ऐसे में सोचना कि केंद्र में कौन मंत्री बनेगा, 24 में क्या समीकरण रहेंगे, 25 में कैसे चुनाव होंगे, आपको लगता है कि मैंने सब सोचा हूँ? मैं तो अभी तक पापा को पूरी तरीके से याद नहीं कर मैं पाया। समझ रहा हूँ। देखिए, ये जो आप भावनात्मक बात कर रहे हैं उसको मैं बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आप एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के बेटे हैं, ये भी आप समझिए। इसीलिए एकदम हिम्मत से मैं रोज सुबह अपने आप को गैदर करता हूँ। रात में सोचिए मैं जब पापा के सामने बैठता हूँ यहाँ पर, वो तमाम चीज़ें कौंधती हैं, परेशान करती हैं, पापा की याद आती है, स्वाभाविक है याद आएगी मुझे। बट रोज़ सुबह मैं अपने आप को गैदर करता हूँ, एक ब्रेव फेस पुटअप करता हूँ और दोबारा से मैं लड़ाई में उतरता हूँ, रणभूमि में उतरता हूँ। दिन भर आलोचना झेलता हूँ, क्या क्या बातें नहीं कही जाती मेरे बारे में, सारी बातें सुनता हूँ, मजबूती से उसका पूरे संयम के साथ, धैर्य के साथ मैं उसका जवाब देता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं भी इंसान हूँ। तो ये प्रश्न पूछना कि आप मंत्रिमंडल में जाएंगे या मैंने सोचा ही नहीं अभी इसके बारे में, समय ही नहीं है इसके बारे में सोचने का। चलिए, उम्मीद करते हैं 10 तारीख के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। जो बातें आपने कही हैं उसके बाद में वो तस्वीर भी साफ होगी जी, और आपको निश्चित तौर पर बधाई देने के लिए ज़रूर मिलने पर एक बार फिर से आएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद कर रहे हैं नतीजे जिस तरीके से देखने को मिलेंगे, हम बार बार कह रहे हैं जब आप ज़मीन पर घूम रहे हैं बिहार की, तो चौंकाने वाले नतीजे तो होंगे। जो समीकरण अब बनते दिखाई दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। किसी एक पार्टी को बहुमत मिल भी सकता है या फिर हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद त्रिशंकु जैसी स्थिति बने। इंतजार करते हैं 10 तारीख का। तब तक के लिए शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।